इसी चैप्टर में अगला वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि डीएनए पर वाटसन एवं क्रिक ने क्या अपना मॉडल दिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें पता था पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं, आपने पिछले वीडियो में सुना होगा कि दो डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें डीएनए होता है और वो उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है तीन चीज, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन क्षार के अंदर होता है प्यूरिन और प्रिमिडीन। इसके अंदर क्या होता है वो भी जान लेते हैं। इसके अंदर होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यानी प्यूरिन के अंदर होता है एडेनिन और ग्वानिन और प्रिमिडीन के अंदर होता है साइटोसिन और यूरेसिल। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। एक चीज हमने जानी थी, प्यूरिन जो होता है वो हमेशा प्रिमिडीन से ही जुड़ता है, यानी कि एडेनिन जुड़ता है हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ। और ये भी जाननी थी कि आरएनए के अंदर जो होता है वो एडेनिन जुड़ता है यूरेसिल से, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि आरएनए जो होता है उसमें यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाई जाती। ये आप जो देख रहे हैं आकृति, ये है वाटसन क्रिक का मॉडल। तो सन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के जो वैज्ञानिक थे उनको डीएनए की संरचना की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए जो होता है, इन्होंने क्या कहा था, डीएनए अणु दो कुंडलियों डबल हेलिक्स से निर्मित है, जिसमें डीएनए के दो रज्जु स्ट्रैंड होते हैं। दोनों रज्जु प्रति समांतर रूप से रहते हैं। एक रज्जु स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम 5 से 3 की दिशा में होता है और दूसरे का 3 से 5 की दिशा में होता है। 3 व 5 का आशय उन कार्बन परमाणु से है जिससे फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार की संरचना बना देना एक, ठीक है, ये हो जाएगा वाटसन क्रिक का मॉडल। अगर यहाँ पे 3 डॉट ऐसा है तो यहाँ होगा 5 ऐसा, और ये वाला जो है 3 यहाँ पे ऐसा होगा और ये होगा इधर ऐसा, ठीक है। इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी और इसके अंदर कई सारे ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमिन जुड़ा होगा, ग्वानिन साइटोसिन जुड़ा होगा, इस टाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये डीएनए का वाटसन क्रिक का मॉडल है जो उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगली चीज जानते हैं डीएनए से संबंधित। 10 न्यूक्लियोटाइड को एक पिच कहते हैं, यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड जहां जुड़ते हैं वहां उसको एक पिच बोला जाएगा। और एक से दूसरे पिच की दूरी जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इंपॉर्टेंट के हिसाब से, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं डीएनए का जो व्यास होता है, नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एडेनिन व थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है तथा ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। यानी कि एडेनिन जो हमेशा है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है ग्वानिन साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है, ऑप्शन दिए जाएंगे 2, 3, 1 ऐसे करके। ऐसे ही एडेनिन से थायमिन का भी पूछा जा सकता है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला हम जानते हैं प्रत्येक क्षार युग्म परस्पर 0.34 nm या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी से पृथक होते हैं। वाटसन व क्रिक मॉडल इस बात की भली भांति व्याख्या करता है कि किस प्रकार डीएनए अणु 2 रज्जुक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बोल सकते हैं हिंदी में, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है के दौरान पृथक होकर पुनः कुंडलित हो जाता है। यानी कि ये जो डीएनए होता है वो आपस में खुल भी जाता है और आपस में जुड़ भी जाता है। वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था वो ये बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको और डिटेल से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल एग्जाम में जितना पूछा जाए आपको सिर्फ उतना ही उत्तर देना कि ऐसे ऐसे आकृति बना देना, ठीक है। उसके बाद ये ग्वानिन साइटोसिन ऐसे करके आप जो चित्र में देख रहे हो उस हिसाब से बना सकते हो। नेट पे भी देख सकते हो, बुक में भी दे रखा होगा तो बुक से भी देख सकते हो। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, अब बोर्ड एग्जाम में या नीट एग्जाम में कभी कभी एक सवाल भी पूछा जाता है कि यदि हम डीएनए को उच्च ताप पर गर्म कर दें तो क्या होगा। ये 1-2 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी, तो नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हम अच्छे से समझ लेते क्या होगा अगर हम डीएनए को एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। तो यदि हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं तो डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है वो आपस में टूट जाएंगे, इसको विकृतीकरण भी कह सकते हो, ठीक है। डीएनए को ठंडा करने पर पुनः आकृतिकरण हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं। यानी कि डीएनए को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये आपस में खुल जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो जुड़े होते हैं, एडेनिन है ना, थायमिन और इसके साथ यहाँ ग्वानिन और यहाँ साइटोसिन, इस तरह से होते हैं जो हाइड्रोजन बंध आपस में जो जुड़े होते हैं। ये आपस में अगर इसको हम गर्म कर देंगे डीएनए को उच्च ताप पर
तो वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और वही अगर हम दोनों को वापस से इनको डीएनए को हम ठंडा करते हैं तो ये वापस से जुड़ भी जाते हैं। तो यही बाटसन क्रिक का मॉडल था। अगला देखते हैं अगला क्या होता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार प्रीवियस अगर पेपर की उठाऊं तो कई सालों से ये लगातार पूछा भी जाता है। बहुत छोटा सा है, याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नंबर पक्के हो जाएंगे। कोडिंग डीएनए व नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है इसे कोडिंग भाग या एक्सॉन्स कहते हैं। और डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता है उसे नॉन कोडिंग डीएनए भाग या इंट्रॉन्स कहते हैं। यह दोनों भाग डीएनए पर उपस्थित होते हैं, लेकिन स्प्लाइसिंग की क्रिया के दौरान इंट्रॉन्स निकल जाते हैं और सभी एक्सॉन आपस में मिलकर एक ऐसे डीएनए का निर्माण करते हैं जो पूरी तरीके से आरएनए का निर्माण करता है। यानी कि आरएनए की बनने की प्रक्रिया में डीएनए का जो भाग होता है जो आरएनए को बनवाता है या बनवाने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। और जो भाग डीएनए का जो आरएनए में बनाने में मदद नहीं करता उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ये आरएनए को बनाने में कोई मदद नहीं करता, या इसको बोल सकते हैं हम नॉन कोडिंग डीएनए, और इसको बोल सकते हैं कोडिंग डीएनए, यानी कि ये बनाने में मदद कर रहा है। स्प्लाइसिंग की मतलब ये है कि आप जब अगले चैप्टर में बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी में, अगला चैप्टर जब आता है आपका, तो उसमें आप समझोगे ये कैसे की जाती है स्प्लाइसिंग, जिसके थ्रू क्या होता है कुछ एंजाइम की मदद से डीएनए के इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स भाग को दोनों को अलग कर दिया जाता है और उसके बाद सारे एक्सॉन्स को मिलाकर एक नया डीएनए बना लेते हैं। और फिर इस क्रिया से जो भी चीज़ें हम परिवर्तित करते हैं, जैसे फसलों में है ना, अच्छी फसल पैदा करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, डीएनए को चेंज कर ऐसे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नोट्स मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये चैप्टर में अगर और भी कुछ बचा होगा मैं देख लूँगा, तो वो भी आगे आने वाली वीडियो में कवर कर